वेलकम टू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो आपका है पेपर 2। अगर हम इसमें प्रीवियस की बात करें तो हमने कर लिया था कोठारी कमीशन 1964-66। उसके बाद हमने स्टडी किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है यूनिट 3 में, वो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। तो 1992 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हमने कोठारी कमीशन किया तो कोठारी कमीशन के अंतर्गत हमने बात की कि आपको एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी, जिनको ये चेक करने के लिए कि कितनी वो फुलफिल हुई हैं कितनी नहीं हुई हैं, उसके लिए जो आपकी नेशनल पॉलिसी आई वो आई 1968। 68 के बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई वो आई आपकी 1986 में। उसके बाद जब इसमें काम हुआ तो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी जो आई एजुकेशन में, वो इसके बाद 1986 के बाद 1990 में आई, जो किसकी अध्यक्षता में थी, आपकी आचार्य राममूर्ति समिति भी इसको कहा गया, जो कितने में आई 1990 में। उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सरकार ये चेक करना चाहती थी कि जो पॉलिसीज़ जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए आचार्य राममूर्ति जो कमेटी बनाई गई वो 1990 में बनाई गई, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि रिव्यू चाहती थी गवर्नमेंट कि जो पॉलिसी या जो कमीशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है उसमें काम हुआ है या नहीं। तो अगर रिव्यू वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो रिव्यूज़ होते हैं कि ये चेक करना कि कहाँ तक कोई प्रोडक्ट कितना अच्छा है, अगर लेटेस्ट अगर आपके नॉलेज के साथ इसको मैच किया जाए। तो उस वक्त भी पॉलिसी को ये चेक करना था कि कितनी उसकी रिकमेंडेशन फुलफिल हुई हैं कितनी नहीं हुई हैं, उसको चेक करना चाहते थे। तो सबसे पहले 86 के बाद 1990 में कौन सी आई, आपकी आचार्य राममूर्ति कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट जो आई जुलाई 1991 में, क्लियर कीजिए अपना कॉन्सेप्ट कि 1986 के बाद 1990 में आपकी जो पॉलिसी थी वो थी आचार्य राममूर्ति कमेटी। वो क्यों आई थी? ये चेक करने के लिए रिव्यू चाहती थी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हमने बनाई है उसमें कितनी रिकमेंडेशंस फुलफिल हुई है या कितनी नहीं हुई हैं। उसके बाद 1991 में जनार्दन रेड्डी कमेटी आई, जिसमें जो जनार्दन रेड्डी थे वही उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये भी कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि ये चेक करना चाहती थी गवर्नमेंट की रिव्यूज़ जो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने 1990 में दिए हैं वो कहाँ तक फुलफिल, मतलब उनके रिव्यू और इनके रिव्यू में क्या सिमिलैरिटी है, सेम है, तो उस पर काम करना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके बाद आपकी जो कमेटी आई वो आई आपकी रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 था, इसी को कहा जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA 1992। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए आएगा POA तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन आए रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो वो भी कौन सा होगा, आपका 1992। अगर आपको आए POA तो वो भी क्या होगा, 1992। तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन अबाउट जो POA है, और ऑब्जेक्टिव क्या था POA का, फीचर्स क्या थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर एनडीए गवर्नमेंट के अंडर किस तरह की पॉलिसी थी, और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद हम कंक्लूजन भी स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इससे पहले मैंने बताया था 68 वाली पॉलिसी आ चुकी थी। ठीक है, तो ये जो 86 में पॉलिसी आई
मतलब ये किसकी अध्यक्षता में आई? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके? श्री राजीव गांधी। उन्होंने कंटिन्यू किए इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। उसके बाद 1990 में जो रिकमेंडेशन थी, जो चेयरमैनशिप थी आचार्य राम मूर्ति, जो मैंने बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट आपकी जनार्दन रेड्डी वाली, और उसके बाद काम हुआ, और ये मेनली था कि ये चेक करना चाहते थे कि किस तरह का काम एजुकेशन में जो भी रिकमेंडेशन दी है क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं। अगर मेनली बात करें 10+2+3 सिस्टम, या फिर बात करें वुमेन्स एजुकेशन की, या फिर बात करें वीकर सेक्शंस में कहाँ तक काम हुए, उनके रिव्यूज़ गवर्नमेंट क्या थी चाहती थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या था जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो हमारे माइनॉरिटी या जो वीकर सेक्शन थे, या एजुकेशन ऑफ हम वुमेन्स की बात करें, तो उसमें क्या था, एक तरह का इम्बैलेंस था जिसको गवर्नमेंट मान के चली थी, और गवर्नमेंट 100% मानती है और मानती भी थी कि एजुकेशन ही एक ऐसी मतलब एजुकेटेड पर्सन ही कुछ इसमें चेंज ला सकते हैं, और ये जो इम्बैलेंस है इसको क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि जो एजुकेशन है वही एक पावरफुल क्या है, हमारा वेपन है, जो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेवलपमेंट में बात करें या किसी भी एरिया में बात करें। तो एजुकेशन ही एक वेपन है जिसके कारण हम हर एक फील्ड में सक्सेस फाइंड पा सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसके फीचर्स की बात करें, POA के प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या था फीचर, इसमें अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता ये थी कि रोल ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो भी पर्सनालिटी के है उसको डेवलप करती है आपकी एजुकेशन ही। एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ लाइफ। ठीक है, और एजुकेटेड पीपल कैन डिवेलप देयर नॉलेज एंड स्किल थ्रू एजुकेशन, डिवेल्प्स इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सेकेंडली प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बात की गई, या आपकी रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन में बात की गई नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो आपका प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन था वो रामामूर्ति और जनार्दन रेड्डी जो कमिटीज़ बनी थी, और जो रिव्यू मांगे गए थे इन दोनों कमिटीज़ से, उस पर बेस्ड थी, जिसमें सेकंड पॉइंट इन्होंने रखा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की पूरे भारत में कैसा सिस्टम होना चाहिए 10+2+3। और इस पॉलिसीज़ के अंडर ये चेक भी किया गया कि कितनी जगह ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है और कितनी जगह ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और इसमें बात की गई एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी की, कि इक्वेलिटी को चेक किया गया, क्योंकि ये रिकमेंडेशन 1986 में भी बताई गई थी। और इस पॉलिसीज़ के अंडर कि ये देखा गया कि नवोदय स्कूल्स ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। और इसी के अंडर प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंडर बात की गई एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात की गई वुमेन्स एजुकेशन की, कि वुमेन्स को एजुकेशन देनी ही है, और उसमें जैसे भी हो हमने उनको क्या करना है, आगे लाना है। तो अगर इस कमेटी के अंतर्गत बात करें तो इसमें जो रिव्यूज़ मांगे गए थे वो सभी जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इसकी कंसल्टेशन में ये बनाई गई, टीचर्स भी थे, पेरेंट्स भी थे, स्कॉलर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। सबसे पूछा गया कि जो भी चीज़ें एजुकेशन में अप्लाई हुई है कहाँ तक वो बेनिफिशियल रही हैं। तो ये रिपोर्ट एक के जो भी चाहे पर्सन उसमें थे, मेंबर्स भी उसमें थे, लेकिन उन मेंबर्स ने जो डाटा कलेक्ट किया या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो वहाँ पे जहाँ जहाँ ये आपका कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 या 86 ने जो भी बात की गई थी, उनको चेकआउट किया गया हर एक एरिया से, हर एक पर्सन से, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सबसे क्या मांगे गए, रिव्यू मांगे गए।
तो नेक्स्ट इसमें बात की गई, जैसे आपको पता है कि पहले हमने क्या किया था, जैसे प्रीवियस इससे पहले हम कर चुके हैं रूल ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ट्राइब्स। जो ट्राइबल एरिया के पर्सनस थे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जैसे रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल्स वर ओपन, ठीक है। और उसके बाद जो करिकुलम या उनके एरिया के वाइज, चाहे वो विंटर वेकेशन हो चाहे वो समर हो, उसमें क्या दी गई, फैसिलिटी दी गई जो ट्राइबल एरिया में जो पर्सन्स थे। उसके बाद नेक्स्ट बात की गई एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में जो इलिटरेट हैं 15 to 35 ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या किया गया, नेशनल लिटरेसी मिशन क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। क्योंकि रिव्यूज़ मांगे तो उसमें देखा गया, जैसे मैंने भी आपको क्लासरूम में भी बताया था कि स्टूडेंट्स में क्या होता के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़ी एज के बच्चे थे वो तो एडमिशन नहीं ले सकते थे, उनके लिए भी प्रोग्राम चलाने की क्या थी, ज़रूरत थी। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई कि अर्ली केयर जो स्टूडेंट्स की होती है कि शुरू में ही जब प्री प्राइमरी में स्टूडेंट होता है, चाहे वो आंगनबाड़ी में जाए चाहे बालवाड़ी में जाए, ऐसे केंद्र वहाँ पे ओपन किए जाएं जहाँ पे उनकी सेफ्टी भी हो और उनके हेल्थ या उनकी हेल्थ एंड हाइजीन का भी क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। उसके बाद एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी में बात की गई कि जो भी बैकवर्ड माइनॉरिटी है, जैसे बैकवर्ड भी है लेकिन माइनॉरिटी में भी आता है, चाहे वो आईआरडीपी जनरल कैटेगरी में भी अगर ऐसे पर्सन्स हैं जो बहुत पुअर हैं, उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी की बात की गई। और उनके लिए मदरसा एजुकेशन भी प्रोवाइड किए गए, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त बहुत ही धर्मों के लोग या फिर जातियों के साथ साथ विभिन्न धर्मों के भी क्या थे, लोग रहते थे, ठीक है। तो उनके लिए भी एजुकेशन होना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेनली जो काम किया गया वो हर एक पॉलिसी का यही था कि लिटरेसी रेट क्या हो जाए, आपका 100% हो जाए। उसके बाद इसी स्कीम्स के अंतर्गत ये बताया गया कि जो असिस्टेंस है अंडर द स्कीम्स उसकी परसेंटेज क्या है, तो इसके अंतर्गत खोले गए आपके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स ओपन किए गए जहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए। तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मल होता है जैसे आप लोग एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा आपका नॉन फॉर्मल होता है जिसमें आपकी डिस्टेंस कोर्सेज आते हैं, चाहे वो आपका इग्नो हो चाहे आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ हों जो आपकी डिस्टेंस कोर्सेज करवाते हैं। तो इसी के साथ साथ आपका इनफॉर्मल आता है जो आपके टीवी रेडियोस जहाँ से या फिर आपका लर्निंग मटेरियल ही हो जिससे आप नॉलेज गेन करते हैं। इसी के अंतर्गत आपका चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कंसर्न आपका ब्लैक बोर्ड से नहीं था, बल्कि ये बात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बात की गई जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी, ठीक है, जैसे स्कूल्स में क्या क्या होना चाहिए। तो जो पर्पस था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का वो इंश्योर करना था प्रोविज़न ऑफ मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल्स। फैसिलिटी वो चाहे वहाँ पे अगर हम ब्लैक बोर्ड्स की बात करें, मैप्स की बात करें, चार्ट्स की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, हम वहाँ के एरिया के क्लासरूम्स की बात करें, वो सभी के लिए सभी बातों का क्या रखना था, ध्यान रखना था। जो भी चीज़ें हम स्कूल में यूज़ करते हैं वो फैसिलिटी भी क्या करनी है, एरियाज़ में प्रोवाइड करनी है, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। अगर हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात करें तो ये 1987 में आया था, जो आपकी पॉलिसी थी 1986 के बाद। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो राजीव गांधी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इन 1986, उसमें बात की गई थी कि हमें क्या देनी है स्कूल्स में, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनमें फैसिलिटी भी स्कूल्स में प्रोवाइड करनी है, चाहे वो क्लासरूम से रिलेटेड हो, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, चाहे वो बोर्ड हो, चार्ट हो, आपका चॉक्स हो, चाहे किसी भी तरह की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है, और इसको नाम दिया गया आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के ही अंडर बताया गया कि प्री प्राइमरी भी हमने स्टार्ट करना है आपका
उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन भी देनी है, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अगर इसमें एज लेवल की बात करें तो इसमें 3.5 से 5 साल तक आपका प्री प्राइमरी, उसके बाद 6 से आपका 10 साल तक आपका प्राइमरी, उसके बाद 11 to 14 आपका मिडल, उसके बाद सेकेंडरी के लिए आपका 14 to 16 एंड 16 to आपका यहाँ पे 18 एंड 18 प्लस और 21 प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में बात की गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ही प्राइमरी एजुकेशन भी क्या बात की गई। और प्राइमरी एजुकेशन और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, तो इसमें जो फर्स्ट एज होती है, स्टूडेंट्स पहले ही स्कूल में आते हैं, तो ये मेन था कि वो उनको सेटिस्फेक्शन वहाँ पे क्या है मिले। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में बात की गई 14 to 16 ईयर्स, और एडमिशन क्या हो जो पहले कंप्लीट करके आया हुआ है। देखिए ये भी मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसने प्राइमरी कंप्लीट किया है तभी उसके बाद वो नेक्स्ट में क्या करेगा, एडमिशन उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे यस लिखना है, उसके बाद उसको वहाँ पे एडमिशन देना है। उसके बाद वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी तो इसमें क्या कहा गया था कि कवरेज इसमें रखा गया था कि इट इज़ प्रपोज दैट वोकेशनल कोर्सेज कवर 10% ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स बाय 1995 एंड 25% बाय 2000। ये मैंने आपको लिखवाया भी था। उसके बाद नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में बात की गई कि जो आपकी एकेडमीज़ हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे क्या दी जाएंगी, हायर एजुकेशंस दी जाएंगी। इसके साथ साथ ही प्रेस्क्राइब किए गए डिग्रीज, डिप्लोमास और सर्टिफिकेट भी बच्चों को दिए जाएंगे। और जो एजुकेशन है वहाँ से वो क्या करेंगे, हायर एजुकेशन ग्रहण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हायर एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई। तो इसमें ऑटोनॉमस कमीशन की बात की गई, जैसे रिवाइज्ड पॉलिसी हैज़ रिकमेंडेड द सेटिंग अप एन ऑटोनॉमस कमीशन टू गिव बूस्ट एंड डायरेक्शन टू हायर एजुकेशन, कि वो क्या करेंगे, ऑटोनॉमस जो कमीशन बनेगा वो हायर एजुकेशन के अंडर डायरेक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि कि हायर एजुकेशन में कैसे मतलब काम किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की बात की गई कि जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें जो ड्यूरिंग जो 6th 5 ईयर प्लान, जो 14 एरियाज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसमें इसके अंतर्गत कि कौन देखेगी, AICTE उसका क्या रखेगी, वही रिस्पॉन्सिबल होंगी ये ट्रेनिंग करवाने के लिए भी और एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी। जब सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि मुस्लिम सेक्शन के जो टोटल पॉपुलेशन थी वो आपकी 14.2 थी, लेकिन उस वक्त जो एनरोल हुए थे 2013 to 14 तक वो कितने थे, 4.3 ही थी मुस्लिम में। और एससीज में अगर हम 16.6 टोटल थे, और उसमें मतलब एनरोल या लिटरेट कितने हुए, लिटरेट आपके हुए 13.11। और उसके बाद अगर एसटीज़ की बात करें तो 8.6 में से कितने एनरोल हुए, 4.6। तो ये फिगर है बेस्ड ऑन 2011 सेंसस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2013 और 14। कि इतने तो आए, लेकिन ये जो डाटा था ये क्या था, बहुत ज़्यादा कम था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ की भी बात करें तो देखिए एजुकेशन जो पॉलिसी आई उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि 68 वाली पॉलिसी को हम कंसिडर करते हैं किसकी प्रेजेंस में आई, अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर। तो आपने याद रखना है फर्स्ट नेशनल जो पॉलिसी आई एजुकेशन में वो किसकी थी, अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उसके बाद 86 किसके अंडर थी, आपकी राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ही थी।
और किसके अंडर थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी के अंडर में कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, तो वो थी आपकी 1986 वाली। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर कौन सी पॉलिसी आई? जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपका आया, रिवाइज पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। उसके बाद अगर 2005 में बात करें, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। उसके बाद 2017 में अगर बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और अगर हम लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 वाली, तो वो किस नाम से जानी जाती है? 5334, 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर। तो जो आपकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी? 2020, ठीक है, 2020। तो ये किसकी अध्यक्षता में आई है? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये पॉलिसी आई है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही अंडर हमने गवर्नमेंट में बात की कि आपकी इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद आपका मनमोहन सिंह, उसके बाद नरेंद्र मोदी, और जो आपकी अभी भी है किसकी अध्यक्षता, किसके टाइम में आई है? नरेंद्र मोदी के टाइम में। अगर इवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात करें, तो जो आपकी 1968 में थी, तो वो किसके लिए? इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी इन्होंने अनाउंस की फर्स्ट जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो राजीव गांधी 1986 में, और मॉडिफिकेशन हुई 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर पीवी नरसिम्हा राव, जिसको कहा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी, तो एडवांटेजेस अगर कहें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो एडवांटेजेस यही है कि जितनी पॉलिसी आती गई उतना इंक्रीमेंट होता गया एजुकेशन, चाहे हम वीकर सेक्शन की बात करें, चाहे माइनॉरिटी की बात करें, या फिर वुमेन्स एजुकेशन की बात करें, या टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। उसके बाद कंक्लूज़न में अगर देखा जाए, क्योंकि जब पॉलिसी आएगी तो पॉलिसी ऐसे ही नहीं आती है। जब कुछ बातें, कुछ समस्याएं हम एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में देखते हैं, तो उन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए ही पॉलिसीज़ आती रहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर पॉलिसीज़ जैसे बनी होती हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट हो, और जैसे बताया गया होता है काम करने के लिए वैसे ही हो, तो कहीं ना कहीं कंक्लूज़न में हमें 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा भी था कि ड्रीम ऑफ इंडिया 2020 विल गेट सक्सेस इफ with the effective learning system, India can successfully utilize its vast human resources and by that the dream of our youngsters hero। ठीक है, कि जैसे हमें चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज वैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलेगा। तो नेल्सन मंडेला की बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। और 100% अगर एजुकेशन को हम एजुकेशन की तरह लें और एजुकेशन लेने के बाद उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, तो हम सच में ही हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, और साथ में ही जो स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम और रोल नंबर ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।